Hello, dear student. Good morning. Welcome to ऑनलाइन एनसीईआरटी रिवीजन। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है। मॉर्फोलॉजी, अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, प्लांट की जो बाहरी स्ट्रक्चर है क्या है, क्या देखते हैं हम। जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है। ठीक है, ये सॉइल सरफेस होगी बेटा। क्या? सॉइल सरफेस। ओके। ठीक है। जो जमीन है, जो ग्राउंड है, जो सॉइल सरफेस है, उससे ऊपर का जो पोर्शन होगा उसमें हम क्या देखते हैं। एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम प्लांट में, स्टेम। ठीक है। उसके बाद हम लीव्स देखते हैं। ये मैं कुछ लीव्स यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। हमको और क्या क्या दिखाई देते हैं। ठीक है। ये हमको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। ठीक है। कुछ फ्रूट देखने को मिलते हैं। ओके। ये क्या होगा? फ्रूट्स। और ये बेटा क्या होगा? लीव्स। और ये फ्लावर्स। ओके। जब भी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और ये डेफिनेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है अप्लाई होगी। जब भी हम मॉर्फोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बाहरी संरचना है, बाहरी स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब अंडर द, अगर हम बात करते हैं सॉइल सरफेस के, जो जमीन के नीचे के पार्ट में हम क्या देखते हैं? रूट्स देखते हैं। ठीक है। चलिए, इन सब की स्टडी करना ही मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, जैसे रूट हो गया बेटा, ठीक है, स्टेम हो गया, प्लांट के केस में लीव्स हो गया, ठीक है, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ठीक है। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल पार्ट्स है फ्लावर उसके, प्लांट्स के। और इन्हीं के बारे में जानना, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना, इनका कैसा अरेंजमेंट है, क्या मॉडिफिकेशन है, क्या फंक्शन है, क्या वेरिएशन है। ठीक है। इन सब के बारे में जानकारी हमें कब मिलती है? जब हम इनकी स्टडी करते हैं, और यही स्टडी जो है मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ओके। चलिए, अब हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की हर लाइन को डिटेल में समझेंगे और फ्लावरिंग प्लांट के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, के जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ओके। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है बेटा, ये देखना है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स will never fail to fascinate us। देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है। एनसीईआरटी हर एक लाइन को बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाती है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। ठीक है। चलिए, इसको समझना है। इस लाइन में बताया है कि हायर प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है। और ये वेरिएशन जो होता है, चाहे वो वेरिएशन उसकी लीव्स में हो, फ्लावर्स में हो, फ्रूट्स में हो, स्टेम में हो, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अलग अलग जो प्लांट्स है उनके फ्रूट्स का शेप साइज अलग होगा, फ्लावर्स भी डिफरेंट हो गए, लीव्स भी डिफरेंट होगी। ठीक है ना। जो ये वेरिएशन है, जो वैरायटी हमको देखने को मिलती है, और यही जो वेरिएशन है, यही वैरायटी हमको फैसिनेट करती है। ठीक है ना। फैसिनेट का मतलब है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अलग अलग स्ट्रक्चर की जो रूप होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर की जो शेप साइज होते हैं, वो सब हमको अट्रैक्ट करती है। ये लाइन में यही बताया गया है कि जब वेरिएशन होता है एक्सटर्नल पार्ट का प्लांट्स का, वो हमको जो है फैसिनेट करती है, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। चलिए, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं बेटा क्या है।
Even though the angiosperm show such a large diversity, even though the angiosperm show such a large diversity in external structure और morphology, ठीक है। यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट ना मेंशन करके एनसीईआरटी ने ये कंसीडर किया है एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म प्लांट के ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसको हम हायर प्लांट्स बोलते हैं और जिसको हम जो है फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इस लाइन में ये बताया है कि जो एंजियोस्पर्म है यानी मतलब जो फ्लावर प्लांट्स है, ठीक है, उनकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या मॉर्फोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले मेंशन कर चुका हूं। दे दे आर ऑल characterized by presence of roots, stem, leaves, flowers and fruits। जितने भी एंजियोस्पर्म है उनको हम करेक्टराइज करते हैं, यानी कि मेन जो करेक्टर्स है जो एंजियोस्पर्म में होने ही होने चाहिए। जैसे क्या होता है बेटा, रूट्स होनी चाहिए, स्टेम होना चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म में रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट पाए जाते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स है, मेन प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन चैप्टर्स 2 और 3, इसी टेक्स्ट बुक की जो चैप्टर अगर हम जाएंगे, ये चैप्टर क्या है, 5 चैप्टर है, ठीक है ना। तो अगर हम चैप्टर 2 और 3 में जाएंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी कहते हैं कि वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है, किसके, प्लांट्स के, जो किस बेस पे था, मॉर्फोलॉजिकल, और कुछ और भी कैरेक्टर्स थे, अदर कैरेक्टर्स, उसके बेस पे भी जो है क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो चैप्टर 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उनकी मॉर्फोलॉजी है, और उनकी मॉर्फोलॉजी और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया जाता है। जो क्लासिफिकेशन है प्लांट का उसमें एक क्राइटेरिया मॉर्फोलॉजी भी होता है और कुछ दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिनके आधार पर जो है प्लांट क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 और 3 में बताया गया है। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने किया था, आर एच विटेकर ने दिया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे क्या है, फॉर एनी फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स, ठीक है। अगर हम कुछ भी मतलब एक क्लासिफिकेशन को करते हैं या उसको समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, हमको क्या क्या जानना जरूरी है, ठीक है, हमको पहले से क्या क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सब इस लाइन में बताया है, मैं आगे बताऊंगा अभी। देखिए ब्रैकेट में इन्होंने प्लांट के साथ साथ ये भी बोला है, और फॉर डेट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। चलिए इसको समझते हैं। इस पूरी लाइंस में एनसीईआरटी क्या बताना चाहती है। देखिए किसी भी हायर प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से समझने और उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स का पता होना जरूरी है, उनकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, और उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। चलिए अगर मैं बात करता हूं मैंगो, ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म है? क्या पूरे वर्ल्ड में आम को आम के नाम से जाना जाता है या मैंगो के नाम से जाना जाता है? देखिए भारत में ही हिंदी भाषा में ही आम को बहुत नामों से जाना जाता है, जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब अलग अलग प्लेस से लोग जाते हैं। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग देश है उनमें हर एक फ्रूट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इस तरह से इस तरह का जो नाम होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो एक साइंटिफिक नाम की बात कर रहा है, साइंटिफिक नेम की बात कर रहा है,
ठीक है ना, साइंटिफिक नेम क्या है, कि एक ऐसा नाम, ठीक है ना, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता हो। जैसे हम बात करेंगे मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बायोलॉजी की बुक्स है, जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें एक ही नाम मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स। और ऐसी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वी ऑल्सो वी ऑल्सो नीड to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plants to their environments, जैसे for example adaptation to various habitats, adaptation for protection, adaptation for climbing and adaptation for storage। देखिए एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ में, इस लाइन में ये बताया कि जब भी हम किसी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक टेक्निकल स्टैंडर्ड, सॉरी, एक स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स हमको मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। साथ साथ में कुछ एडेप्टेशन प्लांट में देखने को मिलते हैं, और वो एडेप्टेशन प्लांट की कौन सी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हुए हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, वो भी हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि जो प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें जो वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी जानना चाहिए। और जो एनवायरनमेंट के अनुसार एडेप्टेशन के रूप में विकसित होती है, जैसे कि प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज और अलग अलग हैबिटाट्स में रहने के लिए जो एडेप्टेशन होता है, उसके बारे में भी हमें हमको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट है पैराग्राफ का। मोस्टली बच्चे इसको लेफ्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से पैराग्राफ से भी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट बन सकते हैं, जो आपके एमसीक्यूज में आने की संभावना होती है। जो समरी है, जो चैप्टर के बाद की जो समरी है, वो बिल्कुल ना छोड़े, उसको अच्छे से रीड करे, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है पैराग्राफ का, वो जरूर उसको अच्छे से पढ़े। ओके, चलिए आगे क्या है वो देखते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड, you will see that all of them have roots, stem and leaves. ओके, देखिए एनसीईआरटी इस लाइन में बताती है, अगर मैं या आप लोग किसी वीड को उखाड़ते हैं या फाड़ते हैं जमीन से, ठीक है ना, वीड मतलब खरपतवार, ठीक है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? रूट देखने को मिलेगा, स्टेम देखने को मिलेगा, लीव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आगे एनसीईआरटी बताती है दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है एनसीईआरटी ने। ठीक है, एनसीईआरटी इस लाइन में ये बताना चाहती है कि यदि जो प्लांट है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, तो उस पर फ्लावर्स और फ्रूट भी लगे हुए मिल सकते हैं। ओके, मतलब अगर वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में है, अगर वो मैच्योर नहीं है, वो एक स्मॉल प्लांट है, एक छोटा सा पौधा है, तब आपको वहां पर फ्लावर्स और फ्रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वो मैच्योर हो गया है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया है, तो वहां पर फ्लावर्स भी देखने को मिल सकते हैं, फ्रूट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, the underground parts of the flowering plants is the root system, while the portion above the ground form फॉर्म्स द शूट सिस्टम। ठीक है, इसका डायग्राम बताया गया है फिगर 5.1 में। देखिए इस लाइन में बताया है, क्या बताया मैं समझाता हूँ आपको। ये शुरू में भी मैंने एक प्लांट बनाया था, ये प्लांट है बेटा, और ये अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यहाँ किसकी बात हो रही है? सॉइल की बात हो रही है। ठीक है, ये सॉइल सरफेस में बना देता हूँ। ओके, ओके बेटा, ठीक है, और ये रूट्स है। ठीक है, ओके, जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, जो जमीन के नीचे का पोर्शन होता है, उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे बेटा? रूट सिस्टम बोलेंगे। ओके, रूट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, रूट सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं? टाइप्स ऑफ रूट्स,
फंक्शन एंड देयर हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जो जमीन के ऊपर का पोर्शन होता है जिसमें हम स्टेम पढ़ते हैं, ठीक है ना, लीव्स पढ़ते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ओके, ये सब जो है सूट सिस्टम इसको बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सूट सिस्टम बोलते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं। ओके, सूट सिस्टम में हम क्या स्टडी करते हैं, किसके बारे में जानते हैं? स्टेम के बारे में, उसके फंक्शन, मॉडिफिकेशन, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा पैराग्राफ था जो एक इंट्रोडक्शन था किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का। ठीक है, इसी में हमने जो है बहुत सारी जानकारी ली है, और जो एनसीईआरटी बताना चाहती है वो हमने अच्छे से समझा है, लाइन बाय लाइन समझा है। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से आपकी जो लाइन बाय लाइन जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको एनसीईआरटी का चैप्टर समझना हो वो कमेंट में आप मेंशन कीजिए। ठीक है ना, मैं उसी चैप्टर को जो है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास मतलब अपलोड करूंगा या फिर आपके पास शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू।